ये कहानी सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राघव नाम का एक किसान रहता था। सोनपुर गांव में राघव अपनी पत्नी माया और बेटी पिंकी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राघव के माता पिता का निधन बहुत पहले हो चुका था। उसके पास गांव में छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपने पति की मदद करने के लिए माया भी गांव के एक रईस के यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। वैसे तो सोनपुर में गर्मी का मौसम मार्च खत्म होने के बाद शुरू होता था, पर इस बार की गर्मी मार्च के शुरू होते ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हर साल गर्मी में सोनपुर गांव का तापमान 35 डिग्री तक आमतौर पर पहुंच जाता था, पर इस बार की गर्मी ने हर बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस बार का तापमान 45 डिग्री छू चुका था। इस गर्मी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। तेज धूप और लू के कारण गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ गई थीं। हर तरफ लू का कहर था। गांव के लोग सुबह से लेकर रात तक इस भयंकर गर्मी से परेशान थे। सूरज की तपिश ने सबको बेहाल कर रखा था। इसी बीच एक दिन राघव के घर पर माया बोली, हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। देख रहे हो राघव, इस साल कितनी अधिक गर्मी है, और गर्मी के साथ साथ लू वाली हवाएं भी चल रही हैं। इतनी तेज धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे जल रहे हों। इतनी गर्मी में तो बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। सही कह रही हो माया, इस बार की गर्मी ने तो बुरी तरह से तोड़ दिया है। सोचता हूँ कि हम जैसे गरीब लोग इसे कैसे सहन करेंगे। राघव और माया आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पिंकी अपने पिता से बोली, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाऊंगी। नहीं पिंकी बेटी, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है बेटा, बात को समझो। पिंकी बहुत जिद करने लगी। पर पापा, मुझे भी आपके साथ खेत पर जाना है। मुझे खेत पर जाना है और आपकी मदद करनी है। माँ, मुझे भी साथ जाना है। पिंकी बेटी, जिद मत करो। बहुत ही ज्यादा गर्मी है। अगर तुम बाहर जाओगी तो लू लग सकती है, और अगर लू लग गई तो तुम बीमार हो जाओगी, और अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारी दवाई का खर्चा हम कैसे उठाएंगे। घर के हालात वैसे भी अच्छे नहीं हैं। इस बार की मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं इस हफ्ते का राशन कैसे पूरा होगा। तुम घर में ही रहो, समझदारी इसी में है। माया, क्या घर का राशन खत्म होने वाला है? तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि राशन खत्म होने वाला है? राघव, क्या बताती। मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार कैसे काम चलेगा। घर में आटा तो बस 2 दिन का बचा है। दाल भी खत्म हो चुकी है और सब्जी तो 1 हफ्ते से नहीं आई। एक उम्मीद थी कि शायद सेठ जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो शायद कुछ व्यवस्था हो जाएगी। राघव की चिंता बढ़ गई। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसे में अगर पिंकी बीमार पड़ गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैं कल सुबह सेठ जी से जाकर बात करूंगा। राघव की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। गर्मी और लू ने हालात और भी खराब कर दिए थे, और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने और भी बेचैन कर दिया। वो माया और पिंकी की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी पिंकी ने बड़े मासूमियत से कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम अपने खेत से लाकर कुछ खा सकते हैं। जैसे पिछले साल आप अपने खेत से बाजरा लेकर आए थे, जिसकी हमने रोटियां बनाकर खाई थीं। राघव ने उदासी से कहा, बेटी, वो बाजरा अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है, और इस भयंकर गर्मी और लू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राघव, मैं सोच रही थी कि क्या हम मुखिया जी से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, मुखिया जी से बात करनी चाहिए। अगर वो मदद कर दें तो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। पर मुखिया जी की मदद भी हर बार इतनी आसान नहीं होती है। कभी कभी उनकी मदद मिलने में वक्त लग जाता है, और कभी कभी वो मना भी कर सकते हैं। फिर भी मुझे एक कोशिश करनी तो होगी। अभी आपस में राघव और माया बात कर ही रहे थे कि तभी तेज गर्म हवा का एक झोंका आया
और दरवाजे की सांकल हिलने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग लू की तपिश को महसूस करने लगे। माया बोली, हे भगवान, ये गर्मी तो और बढ़ती जा रही है। न जाने आने वाले दिन और कितने भयंकर होंगे। हम सब इस लू से कैसे बचेंगे? सोचो, अगर गर्मी दिन ब दिन ऐसे और बढ़ती रही तो हम कैसे बचेंगे? हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें साहस दो। अगली सुबह राघव ने तय किया कि चाहे जो हो वो मुखिया जी से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि अब बढ़ती गर्मी और भूख ने उसे चिंतित कर दिया था। उसने माया और पिंकी को घर पर रहने को कहा और खुद मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलते चलते वो मुखिया के घर पहुंच जाता है। राघव ने विनती की, मुखिया जी, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लू के चलते कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राघव, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। नहीं मुखिया जी, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, भीख नहीं मांगता। लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लू ने खेतों की फसल जला दी है और मेरा परिवार भूखा है। कृपया मदद कर दीजिए। चुप रहो। अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मेरी मजबूरी को समझिए। आप हमारे गांव के मुखिया हैं। आप पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर आप ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम किसके पास मदद मांगने जाएंगे? कृपया हमारी मदद करिए, आपका बहुत एहसान होगा। राघव की ये बात सुनकर मुखिया बहुत भड़क गया और अपने घर के नौकरों को आवाज लगाकर कहता है, अरे चेतन, विकास, सुनो तो जरा। इसे यहाँ से बाहर कर दो और आगे से इसे मेरे घर में कदम भी नहीं रखने देना। फिर मुखिया के घर के नौकरों ने राघव को धक्के मारकर मुखिया के घर से बाहर निकाल दिया। मुखिया के मुंह से खरी खोटी सुनने और धक्के खाने के बाद राघव भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। राघव जैसे ही अपने घर आया, उसने देखा कि माया बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी बेटी पिंकी उसके पास बैठी हुई थी। पिंकी रोते हुए बोली, पापा, आपके जाने के कुछ देर बाद अचानक माँ चक्कर खाकर गिर गईं और उनको बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया है। तब से वो कुछ बोल नहीं रही हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? माया, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, राघव, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारा और पिंकी का साथ देने में असमर्थ हूँ। माया की ऐसी बातें सुनकर राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माया की तरफ देखा और रोते हुए कहा, माया, ऐसा मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये झुलसा देने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। मेरे जाने के बाद पिंकी का अच्छे से ख्याल रखना। उसे मेरी कमी कभी महसूस न होने देना। माया की ऐसी हालत राघव से देखी नहीं गई। वो बहुत घबरा गया था, इसलिए वो फौरन अपने घर के बाहर आ गया और बाहर आकर अपने पड़ोसियों को आवाज लगाने लगा। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी उसकी सहायता के लिए बाहर नहीं आया। अंदर से माया की आवाज आई, राघव, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको पिंकी के लिए करो। पिंकी को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना और उसे कभी भूखा मत सोने देना। इतना कहकर माया की सांसें थम गई। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। राघव चिल्लाया, माया, ऐसे मत कहो। हमारा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। माया, हमें छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना तो ये घर भी सूना हो जाएगा। माया, उठो, उठो माया, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया।
अब तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये कहकर राघव फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। पिंकी भी चीखने लगी। माँ, तुम उठो ना, देखो मैं कितना रो रही हूँ। माँ उठो ना, देखो ना बाबा, माँ हमें छोड़कर चली गई। बाबा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटा, हमने कोई गलती नहीं की है। ये तो किस्मत का खेल है। हो सकता है शायद हमने कोई गलती की होगी जिसके बदले हमें ये देखने को मिल रहा है, या फिर हो सकता है ये ही ऊपर वाले की मर्जी हो। पर बेटा, तुम उदास मत होना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ हूंगा। माया के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। अब माया के जाने के बाद राघव और पिंकी की जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी माया की निशानी और उसकी जगह बस अब उसकी यादें थीं। राघव कई रातों तक माया की याद में सो नहीं सका। पिंकी पूछती, बाबा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गईं? क्या हम उन्हें अब वापस नहीं ला सकते? बेटी, तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा। वो अभी भी हमें ऊपर से देख रही है। अब हमें और भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि कभी हारना मत। राघव की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गईं। उसने पिंकी की ओर देखकर अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि वो अपने आप को अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं दिखा सकता था। देखते देखते इसी तरह कई दिन और बीत गए। फिर एक दिन सुबह राघव जब अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का सेठ मनोहर वहां पहुंचा और बोला, राघव, अब तो 3 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज तुम अब तक नहीं चुका पाए हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारा खेत दोनों नीलाम करा दूंगा। राघव का चेहरा चिंता से भर गया। उसके माथे की लकीरें और भी गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पर अभी तक पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। देख राघव, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पास केवल 20 दिन है। अगर तूने इस बार पैसे नहीं दिए तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मनोहर ये कहकर चला गया। उसका जाना किसी बड़े संकट से कम नहीं था। राघव सोचने लगा कि अब उसे क्या करना होगा। उसकी सोच बार बार अपनी बेटी की ओर जा रही थी। देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और अब राघव की चिंता और बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन उसका पुराना दोस्त प्रेम गांव वापस आया। प्रेम और राघव बचपन के दोस्त थे, लेकिन कुछ सालों पहले प्रेम रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वो काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वो राघव के घर पहुंचा तो उसने देखा कि राघव गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अरे भाई राघव, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बता। फिर राघव ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, सेठ के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में। ये सब सुनकर प्रेम का दिल पिघल गया और उसने राघव से कहा, राघव, तू फिक्र मत कर। दोस्त किस लिए होते हैं? ये ले सारे पैसे और जाकर सेठ का सिया कर्ज चुका दे। प्रेम की बात सुनकर राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होकर बोला, प्रेम भाई, आज तुमने मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। आखिर एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? तू जा और जाके उस सेठ के मुंह पे ये पैसे मार। अगले दिन राघव सीधा सेठ मनोहर के घर पहुंच गया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। ये देख सेठ हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने पैसे लेकर राघव को कर्ज से मुक्त कर दिया। राघव ने कहा, सेठ जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। अब आपके और मेरे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं है। ये सब तो ठीक है राघव, पर एक बात बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? कहीं तूने कोई चोरी बोरी तो नहीं की है? सेठ जी, पैसे कहीं से भी आए हों, पर आपके पैसे तो मिल गए ना। और हाँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ईमानदारी पे विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। आप अपने काम से मतलब रखा करें। इतना कहकर राघव वहां से निकल गया।
चलते चलते वो कुछ दूर गया ही था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो उसे परेशान देखकर बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा लग रहा है। मुझे पता है तुमने उसके लिए बहुत दुख और दर्द सहे हैं, लेकिन याद रखो, जीवन कभी थमता नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर राघव भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने भारी मन से कहा, अम्मा, आप सही कह रही। अम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। मैं अपनी बेटी पिंकी के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकती हो जिससे मैं अपनी बेटी की और अच्छे से देखभाल कर सकूं? राघव की ऐसी हताश भरी बातें सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने पास से एक छोटा सा मिट्टी का मटका राघव को दिया। लेकिन वो कोई साधारण मटका नहीं था, वो एक चमत्कारी मटका था। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये पवित्र मटका, इसे लेकर जाओ और अपने घर में भगवान के सामने रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें 7 दिनों तक इस मटके के सामने बैठकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करनी होगी। राघव ने बूढ़ी अम्मा की बातों को बहुत ध्यान से सुना और पूछा, अम्मा, क्या सच में इससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी? बेटा, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने लगते हैं। अब जाओ और सच्चे मन से प्रार्थना करो। राघव ने अम्मा का धन्यवाद करके वो मटका लिया और घर पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, पिंकी दौड़कर उसके पास आई। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। बेटी, मैं कहीं नहीं गया था और तुम फिक्र मत करो, अब सब सही हो जाएगा। बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। राघव ने मटके को घर के मंदिर में रखा। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने पहले दिन मटके के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की। भगवान, मेरी पत्नी चली गई। मैं अपनी बेटी के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन हालात मुझे हर दिन तोड़ रहे हैं। अगर ये मटका सच में कोई चमत्कार कर सकता है तो मेरी मदद करो। मुझे मदद की बहुत जरूरत है। मेरी पत्नी के जाने के बाद मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूँ। पिंकी ने भी प्रार्थना की। रात को जब वो सोने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। राघव ने कहा, बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही कहती थी। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। दिन ब दिन गांव में हालात और बिगड़ने लगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी। अब तो घरों के बाहर निकलना यानी प्राणों को त्यागने जैसा था। राघव को घर में वो मटका लाए अब 4 दिन बीत चुके थे, परंतु अब तक उसका कोई जादू राघव को नहीं दिखा था। उसका मन विचलित हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर यह मटका सिर्फ एक छलावा था। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना जारी रखी। अचानक चौथी रात एक अजीब घटना घटी। रात के समय जब पिंकी और राघव सो रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के कारण राघव की नींद खुल गई। उसने देखा कि मटका हल्का सा चमक रहा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये मटका इतना चमक क्यों रहा है? राघव ये सोच ही रहा था, तभी उसको अपनी पत्नी माया की आवाज आई। राघव, हिम्मत मत हारो, ये मटका तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जो भी तुम्हें मिलेगा वो केवल तुम्हारी मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर ही मिलेगा। अचानक अपनी पत्नी की आवाज सुनकर राघव चौंक जाता है। वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके अगल बगल में पिंकी के अलावा कोई नहीं था। वो समझ गया कि ये सब इस मटके का चमत्कार है। फिर अगले दिन घर पर राशन की कमी हो चुकी थी और राघव की फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसलिए सुबह होते ही राघव काम की तलाश में घर से निकल जाता है। सुबह जब राघव काम की तलाश में गांव के बाजार में गया, तब उसको पता चला कि सोनपुर गांव के पास ही एक नई फैक्ट्री खुल रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। ये बात सुनकर राघव सोचने लगा, अगर मुझे उस फैक्ट्री में काम मिल जाए तो शायद मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। राघव बहुत खुश हुआ और घर की ओर चल पड़ा। अभी राघव अपने घर के बाहर पहुंचा ही था, तभी गांव में रहने वाले सुधांशु चाचा मिल गए। अरे राघव बेटा, कहाँ से आ रहे हो?
कहीं नहीं चाचा, बस बाजार गया था काम की तलाश में। वहां सुना कि गांव के बाहर कोई फैक्ट्री खुलने वाली है। बस वहीं निकलने की तैयारी कर रहा हूं। अगर वहां काम मिल जाए तो मुझे घूम घूम कर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है बेटा, मैं भी तुम्हारे पास इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैं भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और वहाँ के सेठ जी ने मुझे मेहनती और भरोसेमंद लोग लाने को कहा है। तो क्या कहते हो, कल चलोगे मेरे साथ सेठ जी से मिलने? चाचा, इसमें पूछना क्या, मैं अभी सामान बांध लेता हूँ और कल आपके साथ चलने की तैयारी करता हूँ। अगली सुबह राघव चाचा के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते राघव सिर्फ वो नौकरी पाने की इच्छा कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों फैक्ट्री पहुंचकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं। फैक्ट्री का सेठ राघव को काम की सारी जानकारी देता है और उसे नौकरी पर रख लेता है। उसे अगले दिन से आने को कहा जाता है। काम मिलने की बात सुनकर राघव बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपनी बेटी पिंकी के लिए बाजार से अच्छी अच्छी खाने की चीजें लेकर घर आता है। पिता को इतना खुश देखकर पिंकी ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो? हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मुझे अब फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अब हमें कभी भी भूखा नहीं रहना होगा। अभी राघव अपनी बेटी से बात कर ही रहा था, तभी वो मटका फिर से चमकता है और उसमें से माया की आवाज आती है, राघव, अब से तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और पिंकी को वो सारी खुशियां देनी होंगी जिसकी वो हकदार है। अचानक माया की आवाज सुनकर पिंकी और राघव दोनों चौंक जाते हैं। तभी राघव को याद आता है कि आज ठीक 7 दिन बीत चुके हैं इस मटके को घर लाए। राघव समझ जाता है कि उसकी पत्नी उस मटके के माध्यम से उसका हौसला बढ़ा रही थी। उसने फैसला किया कि अब से वो बहुत मेहनत करेगा और अपनी बेटी पिंकी को एक अच्छी जिंदगी देगा। फिर इसके बाद राघव अपनी मेहनत और अपनी पत्नी के हौसले से बहुत आगे बढ़ जाता है। वो खुद को और अपनी बेटी को एक बहुत अच्छी जिंदगी देता है। लेकिन अब भी वो अपनी पत्नी को भूला नहीं था। उसे अब भी अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हालात कैसे भी हों, हमें मेहनत करना और ऊपर वाले पे भरोसा रखना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हमें ऐसी और कहानियां बनाने में दिलचस्पी आए। धन्यवाद।